हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मैक्सवेल इक्वेशन डिस्कस की थी। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एक कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होती है वो हमने डिस्कस किया था। किस रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। URMS, UMPS, U एवरेज, इसके फॉर्मूलेस हमने डिराइव किए थे। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कंटेनर के अंदर जैसे हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और उनकी स्पीड भी अच्छी खासी होती है, तो एक कंटेनर के अंदर पर सेकंड इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कितने कोलिजन्स होते होंगे वो अब हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हेडिंग डालिए, नंबर ऑफ बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन्स इन ए कंटेनर यहां पर हमने वर्ड जो लिखा है बाइमॉलिक्यूलर। बाइमॉलिक्यूलर का क्या मतलब हुआ, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ये दो एटम्स एक साथ टकरा रहे हैं, ये एक बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन हुआ। लेकिन ऐसे कोलिजन्स भी होंगे जिसमें एक साथ तीन मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे। अब या तो आप इसे ऐसे कह सकते हो ये एक ट्राइमॉलिक्यूलर कोलिजन है, या फिर ये इन दोनों के बीच में एक बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन, इन दोनों के बीच में एक बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन होगा। यानी इसे हम दो कोलिजन काउंट करेंगे। तो राइट नाउ जो हम काउंटिंग कर रहे हैं वो बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन की है, एक साथ तीन मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। ऐसे कितने कोलिजन्स होंगे वो हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन्स काउंट कर रहे हैं। ओके, अब यहां पर इस डेरिवेशन, ये फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले हमें कुछ अजम्पशंस लेने होंगे। तो एक अजम्पशन हम यहां पर ले रहे हैं, जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं हम मानते हैं कि इन सब का शेप स्फेरिकल है और रिजिड स्फेरिकल शेप है। मतलब इनका शेप चेंज नहीं होगा, किसी और मॉलिक्यूल से जब ये कोलाइड करेंगे तो इनके शेप में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो जो अजम्पशन है वो लिख सकते हो आप, मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड टू बी रिजिड एंड spherical in shape, rigid and spherical in shape। एक तो spherical मानेंगे और दूसरा हम इनको rigid कंसिडर करेंगे। देन पहले हम कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे जो इस डेरिवेशन में इन्वॉल्व होती है। तो फर्स्ट टर्म जो हम यहां पर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, लेट्स से ये कंटेनर है हैविंग n मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर n मॉलिक्यूल्स है इन वॉल्यूम V, और कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो है V। तो एक टर्म जो यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम n स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, n स्टार से, और वो क्या हो जाएगा, सिंपली n अपॉन v। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम n अपॉन v। एक टर्म हमने डिफाइन कर दी, जैसे डेंसिटी होती ना, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पर क्या है, ये n स्टार क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसे आप नंबर डेंसिटी भी बोल सकते हो। इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि लेट से आपको इस छोटे से वॉल्यूम में, ये तो V वॉल्यूम का कंटेनर है, अगर आपको V डैश वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन V डैश वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n स्टार पर यूनिट वॉल्यूम। इतने मॉलिक्यूल्स है तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, V डैश से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे इस V डैश वॉल्यूम में। हाँ, यहां पर भी एक दो छोटे छोटे से डाउट्स आते हैं, वो मैं क्लियर करना चाहूंगा। बहुत बार क्या होता है सर कि हमने एटम को स्फेरिकल माना है, एटम को स्फेरिकल माना तो डाउट इस तरह से आते हैं कि मान लो सर कोई एटम इस तरह से रखा हुआ है कि स्फीयर का कुछ पार्ट बाहर है कुछ अंदर है, तो मैं आपको बता दूं ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना इनकी साइज भी बहुत कम होती है, बहुत छोटे होते हैं।
तो यहां पर एक मॉलिक्यूल की जो पोजीशन है, एक मॉलिक्यूल की पोजीशन, ये हम केवल उसके सेंटर से डिसाइड करते हैं। अगर सेंटर अंदर है तो वो अंदर होगा, सेंटर बाहर है तो वो बाहर होगा। हाँ, फिर यहां पर एक और डाउट आ जाता है बहुतों को, सर लाइन पर है तो क्या होगा? तो देखो, लाइन बहुत थिन होती है, सच लाइन की भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो उस एंगल पर मत जाओ कि लाइन पर होगा। उस तरह से सोचने से कंफ्यूजन बढ़ता है, क्लियरिटी नहीं आती है। तो सिंपल सा थॉट पुट करूंगा, या तो अंदर है या लाइन के बाहर है। तो किसी भी वी डैश वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे? n स्टार इंटू वी डैश। ठीक है। देन देयर इज वन मोर टर्म, कॉलिजन डायमीटर। कॉलिजन डायमीटर जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होती? जब भी दो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो मॉलिक्यूल्स जब टकराएंगे तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। हाँ, अगर एक जैसे मॉलिक्यूल है तो ये भी आर, ये भी आर, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2r। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अगर है तो इसकी रेडियस r1, इसकी r2, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? r1 प्लस r2। क्यों इसे कोलिजन डायमीटर बोलते हैं? तो उसका लॉजिक है कि किसी भी मॉलिक्यूल को किसी और मॉलिक्यूल से टकराना है तो उनके बीच की डिस्टेंस सिग्मा होनी चाहिए। जब डिस्टेंस सिग्मा होगी तब वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। और दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इससे कम डिस्टेंस हो नहीं सकती, और अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस है तो उनके बीच में कोई कोलिजन नहीं होगा। अगर जैसे ही डिस्टेंस सिग्मा यानी 2r के इक्वल हुई, दे विल कोलाइड विथ ईच अदर। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कोलिजन डायमीटर। ठीक है। तो अब यहां पर ये तो टर्म्स मैंने इंट्रोड्यूस कर दी। हमें पर सेकंड कितने कोलिजन्स हो रहे हैं वो फाइंड आउट करना है। तो अब यहां पर हम एक और अजम्पशन ले रहे हैं। हाँ, ये अजम्पशन कह सकते हो वैलिड अजम्पशन नहीं है, तो इसको मैं स्टार्टिंग में हम कंसिडर करेंगे, बट लेटर ऑन इस अजम्पशन को भी हम रिमूव कर देंगे। बट स्टार्टिंग टू बिगिन विथ हम ये अजम्पशन यहां पर कंसिडर कर रहे हैं। तो considering that only one molecule in the container is moving. One molecule in the container is moving, केवल एक ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। That means all other are at rest, वो मूव नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, लेकिन अभी हम इसी एजम्पशन को कंसिडर करते हुए डेरिवेशन करेंगे। बाद में थोड़ा आगे बढ़ने के बाद इस एजम्पशन को भी हम रिमूव कर देंगे। तो अगर एक ही एटम मूव कर रहा है, लेट्स से ये कोई मॉलिक्यूल है या एटम है जिसका स्फेरिकल शेप है, इसकी रेडियस है r, और ये मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है। नाउ इसके अराउंड एक सिलेंड्रिकल शेल इमेजिन करिए। एक सिलेंडर आपको इमेजिन करना है इसके अराउंड, जिसकी रेडियस जो है वो 2r होगी, यानी रेडियस किसके बराबर होगी? सिग्मा के बराबर। इस सिलेंड्रिकल शेल की जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी? सिग्मा, विच इज इक्वल्स टू 2r। और ये जो स्फीयर है, एटम जो है वो इसके सेंट्रल एक्सिस पर मूव कर रहा है, यानी इस तरह का एक सिलेंडर आपने इमेजिन किया, इस तरह रखा हुआ है, और एक एटम जो है उसके सेंट्रल एक्सिस पर मूव कर रहा है, सेंट्रल एक्सिस पर मूव कर रहा है। हमें इस अब यहां पर इसके कोलिजन्स काउंट करने हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहां पर ये जो रेडियस है इस सिलेंड्रिकल वेसल की, जो ये सिलेंड्रिकल वेसल हमने लिया, इसकी रेडियस कितनी है? सिग्मा, यानी 2r। नाउ इमेजिन करिए यहां पर कोई एक एटम रखा हुआ है, यहां पर कोई एक एटम है, और एक एटम यहां पर है। ये 3 एटम है। हमें पता है कि जैसे ही दो एटम्स एक दूसरे से सिग्मा डिस्टेंस पर आएंगे उनके बीच में कोलिजन होगा। अब ये मॉलिक्यूल मूव करता हुआ यहां पर आएगा। सपोज करो ये मॉलिक्यूल यहीं रहता है, तो क्या ये मॉलिक्यूल इस जगह पर आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सिग्मा से कम हो जाएगी। तो इस यहां पर पहुंचने से पहले किसी जगह पर जब ये यहां होगा तभी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सिग्मा, और इन दोनों के बीच में कोलिजन हो जाएगा। यानी ये मॉलिक्यूल जब यहां से पास होगा तो इस मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा।
क्या इससे करेगा? यस, यहां पर भी हम देखें तो जब ये मॉलिक्यूल यहां पहुंचता है, अगर यहां पहुंच जाता तो इनके बीच की डिस्टेंस अगेन 2 सिग्मा से कम होगी। तो इसका मतलब, क्योंकि इस पोजीशन पे इनके बीच की डिस्टेंस सबसे कम होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, इससे थोड़ा पहले ही इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सिग्मा, और अगेन इन दोनों के बीच में भी कॉलिजन होगा। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल यहां पहुंचेगा, इस पर्टिकुलर एटम की अकॉर्डिंग बात करूं तो यहां पर इनके बीच की डिस्टेंस सिग्मा से ज्यादा है, तो इवन ये यहां पर पहुंचने पर भी इस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड नहीं करेगा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। तो इससे पहले या इससे बाद में भी ये इस मॉलिक्यूल से कोलाइड नहीं करने वाला है। मतलब कौन से मॉलिक्यूल से कोलाइड करने वाला है? जिन मॉलिक्यूल्स का सेंटर इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम के अंदर है, ये वाला मॉलिक्यूल उन सभी मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा। यानी जो मॉलिक्यूल्स इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर है, ये मॉलिक्यूल उन सभी मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, और जो इस सिलेंड्रिकल वेसल के बाहर है उससे कोलाइड नहीं करेगा। समझ में आई मेरी बात? राइट? तो फिर क्वेश्चन आता है कि ये मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, जितने मॉलिक्यूल्स इस सिलेंड्रिकल वेसल में होंगे, ये मॉलिक्यूल उन सभी के साथ कोलाइड करेगा। यानी पर सेकंड कितने कॉलिजन्स होंगे, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो अब हमें ये देखना होगा कि जो सिलेंडर हमने यहां पर कंसीडर किया, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। वो कैसे निकालेंगे? सिलेंडर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो अब मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर इस सिलेंडर वेसल की लेंथ क्या होगी? तो मान लेते हैं जो ये मॉलिक्यूल है, इसकी स्पीड कितनी है? यू एवरेज। तो 1 सेकंड में ही कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? यू एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 1 सेकंड में ही कोलिजन फाइंड आउट करना है, इसीलिए हमने 1 सेकंड में देखा कि ये मॉलिक्यूल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यू एवरेज। तो यही सिलेंड्रिकल वेसल की क्या हो गई? लेंथ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल कितना हो जाएगा? पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू यू एवरेज, पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू यू एवरेज। ये सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम हो गया, ये इसकी लेंथ है, ये बेस एरिया इंटू हाइट। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिलेंड्रिकल वेसल पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज इंटू एन स्टार। ये इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, और ये मॉलिक्यूल इन सभी मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा, तो यही क्या हो गया? नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल 1 सेकंड में इतने कॉलिजन्स करेगा। ठीक है? लेकिन आप कह सकते हो सर आपने तो यहाँ अजम्पशन लिया था कि एक ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है और बाकी सभी स्टेशनरी है। सर ये तो सही नहीं है। और दूसरा एक और डाउट यहाँ पर ही आता है कि आपने कैसे मान लिया कि ये एक स्ट्रेट पाथ में ही मूव करेगा? हो सकता है कोलाइड करने के बाद इसकी डायरेक्शन इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, बदल जाए। ये सही बात है। तो पहले तो मैं सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या होगा अगर इसको मूव करते करते इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो आई थिंक ऐसा ही एक पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में भी, यानी लास्ट टू लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जहाँ पर हमने ये कहा था कि एक मॉलिक्यूल किसी वॉल पर कोलाइड करने वाला है, हो सकता है इन बिटवीन उसकी डायरेक्शन बदल जाए तो उसकी जगह कोई और मॉलिक्यूल आ जाएगा। याद आ रहा है? उसकी जगह कोई और मॉलिक्यूल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वॉल पर जो प्रेशर लगने वाला है वो तो कांस्टेंट, अभी 100 मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, तो 1 आवर के बाद भी 100 मॉलिक्यूल्स ही टकराएंगे। तो अगर कोई मॉलिक्यूल अपनी जगह से किसी और डायरेक्शन में चला जाता है तो उसकी जगह कोई और आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल अगर किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा तो इसकी डायरेक्शन में कोई और आ जाएगा। सारे मॉलिक्यूल्स हमारे लिए एक जैसे हैं, तो हमारे लिए कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि एक स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल कर रहा है। ठीक है? हाँ, लेकिन ये जो अजम्पशन हमने लिया है कि एक ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, वो सही नहीं है। अब हम इस अजम्पशन को यहां से हटा रहे हैं।
अब हम इस अजम्पशन को यहां से हटा रहे हैं। अब मैं मान रहा हूं कि ऑल दी मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, कंसिडरिंग ऑल मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, अब हमें यहां पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा, आई थिंक सबको पता ही, पढ़ चुके हो फिजिक्स के अंदर। लेट्स से ये ए और बी दो मॉलिक्यूल है जो कि एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। तो ए की बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 8 मीटर पर सेकेंड। अब जब आप ए की बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड बोल रहे हो, इसका मतलब पता क्या है? आप मान रहे हो कि अगर बी रेस्ट पर है, इस तरह से आप सोचो, अगर बी रेस्ट पर है तो ए बी की तरफ किस स्पीड से मूव कर रहा होगा? 8 मीटर पर सेकेंड से। मतलब अगर मैं इसकी रिलेटिव स्पीड यूज कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू बी, तो जिसके रेस्पेक्ट में आप रिलेटिव स्पीड यूज करते हो उसको हम स्टेशनरी मानते हैं, स्टेशनरी मान सोचते हैं। तो अगर कभी भी आप रिलेटिव स्पीड यूज कर रहे हो, इसका मतलब जिसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड है वो मॉलिक्यूल क्या हो गया? रेस्ट पर हो गया। राइट? याद रखना इस बात को। अगर इसकी रिलेटिव स्पीड यूज कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो बी को हम रेस्ट पर कंसिडर कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट पर आता हूं। यहां पर तो क्या था? हेड ऑन कॉलिजन था। हेड ऑन कॉलिजन था तो रिलेटिव स्पीड निकालना बड़ा आसान था। हाँ, बट कॉलिजन अगर अलग तरह मान लेते हैं, एक मॉलिक्यूल और दो इस तरह से 90 डिग्री पर अगर वो मूव कर रहे हैं, अगर 90 डिग्री पर मूव कर रहे हैं, इनकी अगर हमें रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो ये u1 अगर है और ये u2 है, तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर होती है। 90 डिग्री पर मैं मान रहा हूं, तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। किसी एंगल पर होती है उसका भी आई थिंक आप सबको फॉर्मूला पता है, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस आई थिंक 2u1 u2 cos थीटा, इस तरह से कुछ आता है। बट राइट नाउ हाँ 90 डिग्री पर है तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ये दो पॉइंट्स जो मैंने यहां पर आपको बताए। अब सभी मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहे हैं, लेट्स से ये मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है, कोई और मॉलिक्यूल जब इससे टकराएगा तो हो सकता है कोई मॉलिक्यूल यहां पर इस तरह मूव करता हुआ यहां से इससे टकरा जाए, कोई किसी और एंगल पर टकराएगा, कोई किसी और एंगल पर टकराएगा, कोई किसी और एंगल पर टकराएगा। यानी दो मॉलिक्यूल्स किसी भी एंगल पर कोलाइड कर सकते हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स जो कि एक दूसरे के बीच में कोलाइड कर रहे हैं, उनके बीच का एंगल क्या हो सकता है? तो आई थिंक कह सकता हूं उनके बीच का एंगल 0 से लेके 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। 0 से 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, 200 230 नहीं। अगर वो इधर से आ रहा है तो फिर एंगल हम इधर से मेजर करेंगे। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 से 180, 0 से पाई ही होता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि ये इसी प्लेन में है। आप इस प्लेन में देख पा रहे हो, इधर से भी मॉलिक्यूल टकराएंगे, ये भी एक प्लेन है, ऊपर से भी मॉलिक्यूल टकराएंगे, इस एंगल से भी मॉलिक्यूल टकराएंगे। तो लेकिन सबका एंगल जो होगा वो 0 से 180 के बीच में ही होगा। तो एक लाइन आप यहां पर लिख सकते हो, 2 molecules कैन कोलाइड at an angle from 0 to 180 0 to 180। हाँ, लेकिन अब क्वेश्चन आता है 0 से 180 में कौन से एंगल से टकराएंगे? कौन से एंगल से टकराएंगे? क्या सारे मॉलिक्यूल्स 10 डिग्री से टकराएंगे, या सारे 20 डिग्री से, या सारे 30, या सारे 40, ऐसा कुछ? क्या आपको ऐसा लगता है? तो ऐसा कोई प्रीफर्ड एंगल तो है ही नहीं। और गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो कह सकते हो हर एक एंगल से टकराने की प्रोबेबिलिटी तो सेम होगी। हर एक एंगल से टकराने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। मतलब अगर 10 डिग्री से कोई टकरा रहा है तो 20 डिग्री से भी कोई टकरा रहा होगा, 30 से भी टकरा रहा होगा, 40, 50, 60, 70 सभी से टकरा रहे होंगे। हर एक एंगल से टकराने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी।
कोई भी प्रीफर्ड एंगल नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं सर 90 डिग्री मुझे ज्यादा पसंद है, इससे ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे, ऐसा है क्या? नहीं। दैट मीन्स 0 से 180 किसी भी एंगल से टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। यानी इसको आप यूं मान सकते हो, अगर 10 मॉलिक्यूल 10 डिग्री से टकरा रहे हैं तो 10 मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे जो 170 से टकराएंगे, 20 मॉलिक्यूल 20 डिग्री से टकरा रहे हैं तो 20 मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे जो 160 से टकराएंगे। तो 0 से 180 हर एक एंगल पर प्रोबेबिलिटी सेम है, तो क्यों ना हम इनका एवरेज एंगल 0 से 180 आ रहा है तो हम एवरेज एंगल कितना मान ले? 90 डिग्री। एवरेज एंगल हम कितना मान सकते हैं? 90 डिग्री। यस, यहां पर हमने मान लिया कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो 90 डिग्री से टकरा रहे हैं। जो एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है वही हमने यहां पर लगा दिया, राइट। तो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट अभी मैंने लिखवाया था कि दो मॉलिक्यूल 0 से 180 किसी भी एंगल से टकरा सकते हैं, फर्दर उसी में लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलाइडिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलाइडिंग बिट कोलाइडिंग कोलाइडिंग के बजाय लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन at any angle, probability of collision at any angle is same, therefore average angle of collision can be considered as 90 degree. Average angle of collision can be considered as 90 degree. तो अब हम ये मान रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल से बाकी सारे मॉलिक्यूल 90 डिग्री से ही कोलाइड कर रहे हैं और किसी एंगल से कोलाइड नहीं कर रहे हैं। अब इसकी स्पीड भी यू एवरेज, इसकी स्पीड भी यू एवरेज, सबकी स्पीड तो यू एवरेज ही है। तो इन दोनों, यानी ये भी यू एवरेज से मूव कर रहा है, ये भी मॉलिक्यूल यू एवरेज से मूव कर रहा है, तो इसकी इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? तो रिलेटिव स्पीड ये भी हमने फॉर्मूला लिखा था u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? u एवरेज स्क्वायर प्लस u एवरेज स्क्वायर, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। तो यहाँ पर u रिलेटिव कितना आ गया? √2 u एवरेज। ये इस मॉलिक्यूल की इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड है, तो √2 वाला फैक्टर आ गया। अब आप ये सोचो कि ये जो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है इससे बाकी सारे मॉलिक्यूल्स 90 डिग्री पर ही कोलाइड कर रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल्स 90 डिग्री पर ही कोलाइड कर रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल की इन सब के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो √2 एवरेज ही होगी, वो √2 u एवरेज ही होगी। और अगर हम इस मॉलिक्यूल की रिलेटिव स्पीड यूज कर रहे हैं इन सब के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब हम इन सभी मॉलिक्यूल्स को रेस्ट पर कंसिडर कर रहे हैं, हम इन सभी मॉलिक्यूल्स को रेस्ट पर कंसिडर कर रहे हैं। तो वापस से वही पहले वाला केस आ गया, बस चेंज क्या होगा? इस बार इसकी स्पीड u एवरेज नहीं, अब हमें इसकी स्पीड क्या लेनी होगी? यहाँ पर √2 u एवरेज। इतना सा चेंज करना पड़ेगा। आगे का डेरिवेशन सेम एज टू एज इट इज होगा, रिमेनिंग डेरिवेशन एज इट इज होगा जो हमने पहले किया था। बस चेंज कहां पर आ जाएगा? जहां पर पहले हमने स्पीड u एवरेज यूज की थी, अब वहां पर हमारी जो स्पीड होगी वो √2 u एवरेज हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? तो अब यहां पर हमें चेंज कहां कहां करना होगा? यहां पर एक √2 वाला फैक्टर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल लिखो, फिर सेकंड चेंज यहां पर भी √2, कुछ नहीं होगा, फाइनल आंसर में बस एक √2 वाला फैक्टर जो है वो चेंज हो गया। और इसी को हम लिखते हैं Z1, इसको लिखा जाता है Z1 लिखा जाता है। Z1 मतलब एक सेकंड में एक पार्टिकल कितने कोलिजन्स कर रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल। एक सेकंड में एक पार्टिकल कितने कोलिजन कर रहा है, दैट इज Z1, और उसका फॉर्मूला है, यहां पर मैं वापस से लिख रहा हूं, Z1 इक्वल्स टू √2 पाई सिग्मा स्क्वायर u एवरेज इंटू n स्टार। यस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
हाँ, लेकिन क्वेश्चन ये आता है टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितने होंगे। तो एक पार्टिकल एक सेकंड में कितने कॉलिजन कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितने होंगे, पर सेकंड। तो इस कंटेनर के अंदर जो हमने कंटेनर लिया था उसमें कितने मॉलिक्यूल्स थे, n मॉलिक्यूल्स, और हर एक मॉलिक्यूल एक सेकंड में कितने कॉलिजन कर रहा है, Z1। तो n मॉलिक्यूल्स और हर एक मॉलिक्यूल्स कितने कॉलिजन कर रहा है, Z1। तो क्या ऐसा कहते हैं टोटल कॉलिजन्स n इंटू Z1, हाँ या ना, नहीं, n इंटू Z1 नहीं, डिवाइडेड बाय 2। क्यों, सोचो थोड़ा, अपने आप समझ में आ जाएगा। जब ये मॉलिक्यूल इस तरफ मूव कर रहा है तो ये इसके साथ कोलाइड करेगा। जब आप इसके कोलिजन्स काउंट कर रहे हो तो इसके साथ इसके कोलिजन को तो काउंट कर लिया। अब जब आप इसके कोलिजन भी काउंट करोगे तो इसका कोलिजन इससे भी हो रहा है, तो यही कोलिजन 2 बार काउंट हो जाएगा। यानी यहां पर n इंटू Z1 में हर एक कोलिजन 2 बार काउंट हो रहा है, इसीलिए डिवाइड बाय 2 कर दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स से एक टूर्नामेंट है, क्रिकेट का टूर्नामेंट है जिसमें 5 टीम्स है और हर एक टीम बाकी की 4 टीम्स के साथ मैचेस खेलती है। तो हर एक टीम कितने मैचेस खेल रही है, हर एक टीम कितने मैचेस खेल रही है, 4। टीम्स कितनी है, 5। तो टोटल मैचेस कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 20, नहीं, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहां पर भी आपने हर एक मैच को 2 बार काउंट कर लिया। होपफुली ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा। हाँ, जिनको पीएनसी आती है उनके लिए तो ये बहुत आसान है। पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जिनको आता है उनके लिए तो ये बहुत आसान है। NC2 से आप बहुत इजीली वो बता सकते हो, राइट। तो खैर, तो हाफ n Z1, हाँ, लेकिन ये पर सेकंड है। इसी में अब हम एक और चेंज करें, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हाफ वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो ये भी n स्टार हो गया इंटू Z1, और इसी को हम बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। इसी को बोला जाता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी Z11। इसका फॉर्मूला 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज n स्टार का स्क्वायर। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ये कॉमन वर्ड है, बहुत जगह आप इसको देख सकते हो, सुन सकते हो। काइनेटिक्स के अंदर भी ये वर्ड यूज होता है, अच्छा खासा ये यूज होता है, और बहुत जगह यूज होगा। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी विच इज नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम कितने कॉलिजन्स होंगे वो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ Z11 क्यों लिखा है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, 11 का मतलब है नंबर ऑफ कॉलिजन्स बिटवीन सिमिलर पार्टिकल्स, एक जैसे पार्टिकल्स के बीच में। Z12 एक और टर्म डिफाइन होती है जिसका मतलब 2 अलग अलग तरह के पार्टिकल्स के बीच में, कंटेनर के अंदर 2 अलग अलग गैसेज हैं तो वहां पर 3 तरह के कॉलिजन्स होंगे। लेट्स से एक कंटेनर में H2 भी है और I2 भी है, तो H2 के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, उसे हम कह सकते हैं Z11। I2 के मॉलिक्यूल्स भी आपस में कोलाइड करेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला Z11। लेकिन एक और तरह का कॉलिजन होगा H2 और I2 के बीच में, उसके लिए जो फॉर्मूला रखता है वो होता है Z12। वो अभी हमने डिराइव नहीं किया है, हमने एक ही तरह के पार्टिकल्स के बीच में कॉलिजन का फॉर्मूला डिराइव किया है। वो भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हम डिराइव कर सकते हैं। तो अभी Z11 और Z1 ये फॉर्मूले मैंने डिराइव किए हैं।
उससे पहले मैं एक और फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें या तो Z11 या Z1 इन्हीं पर क्वेश्चंस बनते हैं। देन इसी से रिलेटेड एक और टर्म डिफाइन की जाती है, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। एक तो नाम से ही समझ में आ रहा, मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है। मीन का मतलब तो एवरेज, फ्री पाथ यानी वो डिस्टेंस जिसमें वो बिना कोलाइड किए हुए मूव कर रहा है। फ्री पाथ यानी बिना कोलिजन के मूव कर रहा है। अब होता क्या, एक मॉलिक्यूल किसी से टकराता है, फिर उसके बाद किसी और से टकराता है। कभी ऐसा हो सकता है कि इससे टकराते ही वापस से वो किसी और से टकरा जाता है, फिर थोड़ी देर फिर किसी और से टकराता है, लेकिन उसमें डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करता है। तो दो कोलिजन्स के बीच में जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो कोई फिक्स नहीं है, कहीं कम होगी तो कहीं ज़्यादा होगी। इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, एवरेज। एवरेज डिस्टेंस, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव तो दो कोलिजन्स के बीच की एवरेज डिस्टेंस वो हमें फाइंड आउट करनी है। बहुत बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मीन फ्री पाथ है। एक और टर्म डिफाइन कर सकते हो, मीन फ्री टाइम, कि कितने टाइम तक वो बिना कोलिजन के ट्रेवल करता है। तो मीन फ्री टाइम एक अलग टर्म है, मीन फ्री पाथ एक अलग टर्म है। राइट नाउ हम जो यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं वो है मीन फ्री पाथ। वो कैसे फाइंड आउट करना है वो अब हमें देखना है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल यूज कर रहा हूं। दो अच्छा एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि इससे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। हाँ, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट भी है कि एग्जांपल अच्छा भी नहीं है, लेकिन जल्दी समझ में भी आता है। ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। लेट्स से आप कहीं पर भी रह रहे हो, आपके घर से रेलवे स्टेशन की लेट्स से डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है। और आप घर से निकलते हो कहीं पर जाने के लिए, रेलवे स्टेशन जाना है आपको, वहाँ से आप कहीं और जा रहे हो। आप घर से निकलते हो और रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हो, राइट। फाइनल रिजल्ट याद रखना, रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हो आराम से, सही सलामत। लेकिन रेलवे स्टेशन पहुँचते रेलवे स्टेशन पहुँचते 10 किलोमीटर्स की डिस्टेंस ट्रेवल करते करते लेट्स से आपने टोटल 5 कोलिजन्स किए। याद रखना, मैंने पहले ही बोल दिया था, रेलवे स्टेशन आप पहुंच चुके हो सही सलामत, ठीक है। वो कोलिजन्स किस तरह के हैं वो मुझे नहीं पता, बट 5 कोलिजन्स आप करते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पर कोलिजन एवरेज कितनी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो, पर कोलिजन एवरेज कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितने कोलिजन्स किया आपने, 5। तो पर एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। एक कोलिजन के लिए आप एवरेज कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, 2 किलोमीटर। कैसे निकाला, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो एक सेकंड में एक पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यू एवरेज। और एक सेकंड में एक पार्टिकल कोलिजन भी कितने कर रहा है, Z1। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड, यही हमारा क्या हो गया, मीन फ्री पाथ। यस, फॉर्मूला आ गया मीन फ्री पाथ का। वैल्यू चाहो तो पुट कर दो यहाँ पर Z1 की, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर U, सॉरी एन स्टार।
तो फाइनली हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए यहाँ पर, Z1, Z11 और लैम्डा। इन पर क्वेश्चंस भी अभी हम करेंगे, बट क्वेश्चंस करने से पहले मैं यहाँ पर एक और फॉर्मूला डिराइव करना चाहूँगा Z11 के साथ में। Z12 वाला फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर अब डिराइव कर रहा हूँ। ये फॉर्मूले तो है ही है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला अब हम डिराइव कर रहे हैं Z12। वैसे एक और पॉइंट मैं बता दूं, ये जो मीन फ्री पाथ है ना, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलिजन्स, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इट इज जस्ट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स है। तो यही तो बात है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, कोई और मॉलिक्यूल मूव करा, पहले यहाँ से यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ से यहाँ टकराएगा, तो एवरेज डिस्टेंस यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी, ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है। तो मीन फ्री पाथ इज बेसिकली एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ही है। उसको ठीक है एक अलग तरह से प्रेजेंट कर दिया गया, बट इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। नाउ अब हम बात करेंगे Z11 की, सॉरी Z12 की। हाँ, लेकिन इसमें अब कुछ चेंजेस होंगे Z12 में। क्या क्या चेंजेस होंगे वो हमें देखना है। तो एक तो अब जो सिग्मा होगा यहाँ पर वो R1 प्लस R2 होगा, 2R नहीं होगा, R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पर हम एक कंटेनर में ये मान लीजिए कि A और B दो तरह के मॉलिक्यूल्स है, तो 3 तरह के कॉलिजन होंगे, A और A के बीच में, B और B के बीच में, और तीसरा A और B के बीच में। A और A के बीच में कितने कॉलिजन्स होंगे उसके लिए तो फॉर्मूला Z11 लगा सकते हो, B और B के बीच में भी कितने होंगे वो उसके लिए भी फॉर्मूला Z11 लगा सकते हो। अब हम मेनली कौन से कॉलिजन्स की बात कर रहे हैं, A और B के बीच में। तो यहाँ पर लेट्स से ये A का एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, और यहाँ पर भी हम ये मान रहे हैं कि B के सभी मॉलिक्यूल्स उससे 90 डिग्री पर ही कोलाइड करेंगे। इसकी स्पीड अब U एवरेज 1 और इसकी स्पीड U एवरेज 2। हाँ, इनकी स्पीड सेम नहीं होगी क्योंकि मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है। U एवरेज दोनों की नहीं, U एवरेज 1, U एवरेज 2। तो अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जो होगी वो U एवरेज 1 का स्क्वायर प्लस U एवरेज 2 का स्क्वायर होगा। U एवरेज का फॉर्मूला पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो अंडर रूट आता है तो 8RT बाई पाई एम, तो 8RT बाई पाई तो कॉमन आ जाएगा, 1/m1 प्लस 1/m2। और आई थिंक आप सब 1/m1 प्लस 1/m2 को हम एक और पैरामीटर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे रिड्यूस्ड मास भी बोला जाता है, जिसे रिड्यूस्ड मास भी बोला जाता है। कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर, 1/μ इक्वल्स टू 1/m1 प्लस 1/m2। तो रिलेटिव स्पीड ये हो गई। अब की बार √2 नहीं आया, √2 U एवरेज नहीं आएगी, U रिलेटिव ही लिखोगे, तो ये √2 वाली टर्म नहीं आएगी। अब A पार्टिकल की स्पीड क्या हो गई, U रिलेटिव। तो 1 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, U रिलेटिव। तो यहां पर अब मैं U रिलेटिव लिख रहा हूं, और U रिलेटिव की वैल्यू आप यहां से देख सकते हो। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल हो गया पाई सिग्मा स्क्वायर U रिलेटिव। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ B, क्योंकि हमें B के साथ कोलिजन से मतलब है, तो अब A का मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, वो B के कितने मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा, जो जितने सिलेंड्रिकल वेसल में B के मॉलिक्यूल्स होंगे ये उन सभी के साथ कोलाइड करेगा। तो सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर B के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहां पर पाई सिग्मा स्क्वायर U रिलेटिव, और B के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो N स्टार इंटू B। सिलेंडर का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ B मॉलिक्यूल्स, नंबर डेंसिटी ऑफ B मॉलिक्यूल्स, N स्टार B, ठीक है। A का एक मॉलिक्यूल B के इतने मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा, तो यहां पर नंबर ऑफ B मॉलिक्यूल, इसको मैं किसके इक्वेट कर सकता हूं, नंबर ऑफ कॉलिजन्स बाय 1 molecule of A with B per second। A के एक मॉलिक्यूल के B के साथ पर सेकंड इतने कॉलिजन्स होंगे, लेकिन हमें तो टोटल कॉलिजन्स काउंट करना है।
तो टोटल कॉलिजन्स बिटवीन ए एंड बी पर सेकेंड, तो अब कंटेनर के अंदर ए के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ए के कितने मॉलिक्यूल्स है, ये एवोगाड्रो नंबर नहीं है, ए के कितने मॉलिक्यूल्स है वो मैंने लिखा है, और ए का हर एक मॉलिक्यूल, ए का हर एक मॉलिक्यूल कितने कॉलिजन कर रहा है, तो ये ए के इतने मॉलिक्यूल है और ए का हर एक मॉलिक्यूल कितने कॉलिजन कर रहा है, पाई सिग्मा स्क्वायर यू रिलेटिव इंटू एन स्टार बी। हाँ, यहां पर फिर डाउट आता है, क्या डिवाइड बाय 2 करना है, यहां पर नहीं करना है। कह सकते हो बड़ा अजीब सा है सर, वहां पर हमने नहीं कहा था तो आपने कहा करना है, और यहां पर हम कह रहे हैं कि करना है तो आप कह रहे हो नहीं करना है। सोच के देख लेना, क्योंकि यहां पर हम कॉलिजन्स को 2 बार काउंट नहीं कर रहे हैं, ए के बी के साथ काउंट करें, ए का एक मॉलिक्यूल बी के 100 मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर गया, फिर ए का दूसरा मॉलिक्यूल बी के 100 मॉलिक्यूल के साथ, फिर ए का तीसरा मॉलिक्यूल बी के 100 मॉलिक्यूल के साथ, तो ए के मॉलिक्यूल्स तो बदलते जा रहे हैं, तो कोई भी कोलिजन हमने 2 बार काउंट नहीं किया है, इसीलिए यहां पर डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है, ये पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, तो टोटल कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर यू रिलेटिव एन स्टार ए एन स्टार बी, और इसे हम लिखते हैं Z12। आप में से बहुतों को ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये सिलेबस में है या नहीं, तो मैं बता दूं जेई में, जेई एडवांस पर इस पर क्वेश्चन आ चुका है, और इवन एनसीईआरटी में स्टेट्स ऑफ मैटर में तो नहीं, लेकिन काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर ये टर्म्स यूज हो रही है। ये सारी टर्म्स जो यहाँ पर मैंने बोली है वो वहाँ पर यूज हो रही, वहाँ पर ये Z12 वाली टर्म आपको दिखेगी। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह इन्वॉल्व है, पता होना चाहिए, फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो दिस इज Z12 पाई सिग्मा स्क्वायर यू रिलेटिव एन स्टार ए एन स्टार बी। हाँ, लेकिन अभी हम ज़्यादा जो आप डिस्कशन करेंगे वो Z11 पर करेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस और ज़्यादा है, तो मोस्टली अभी जो हम डिस्कशन करेंगे या न्यूमेरिकल्स करेंगे वो Z11 पर ही करेंगे। तो फाइनली फॉर्मूले तो हमने डिराइव कर लिए, अब इन पर क्वेश्चंस कैसे होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, लास्ट क्लास में याद करो मैंने आपको यू RMS पर एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी अच्छी खासी कैलकुलेशन थी, जिसमें भी मैंने डेटा बड़े सिंपल से आपको दिए थे कि मॉलिक्यूलर मास 2 ले लो, टेम्परेचर 300 ले लो, R की वैल्यू 25/3 कर दी, तब भी उसमें कैलकुलेशन थी। सोचो अब यहाँ पर टेम्परेचर 273 केल्विन कर दो, कैलकुलेशन कितनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर यू एवरेज की टर्म नहीं है, यू एवरेज के अलावा भी और बहुत सारी टर्म्स है, सिग्मा की टर्म्स है जो कि एंगस्ट्रॉम में होगा, एन स्टार ए एन स्टार बी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो कि बहुत सारे होते हैं, 10⁻20 25 इस रेंज में होते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के तो चांसेस बहुत कम है। हाँ, लेकिन मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे दूँ कि एक कंटेनर अगर आप ले रहे हो जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है और उसके अंदर 1 मोल आपने कोई गैस डाल दी, जिस मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कोई भी एक गैस डाल दी, 1 लीटर कंटेनर 1 मोल कोई गैस आपने डाल दी, टेम्परेचर वही 300 केल्विन के आसपास है, और आप सोच रहे हो कि यार पर सेकंड कितने कोलिजन्स हो रहे होंगे। कुछ भी नॉर्मल सा डेटा लेके आप सॉल्व कर लेना, लेकिन मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। नंबर ऑफ कोलिजन्स 10⁻32 33 के आसपास होते हैं, 10⁻32 33 के आसपास, यानी 1 मोल से भी बहुत ज़्यादा कोलिजन, जबकि 1 मोल सब्सटेंस है, लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन्स इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन सब की स्पीड बहुत ज़्यादा है, उन सब की स्पीड बहुत ज़्यादा है, जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसीलिए पर सेकंड जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया इसलिए दिया है ताकि कभी भी आप कैलकुलेट करो तो आपको समझ में आए कि रेंज इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, खैर वो हम निकाल सकते हैं, डेटा अगर सामने हो, शीट में 1-2 क्वेश्चन है, अभी मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर आप कह सकते हो इसका मतलब फिर तो सर क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्वेश्चन तो आएंगे बट इस तरह से नहीं आएंगे। क्वेश्चन पता किस तरह से आएंगे कि टेम्परेचर डबल कर दिया, बताओ क्या होगा,
वॉल्यूम डबल कर दिया क्या होगा, प्रेशर हाफ कर दिया क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में चेंज करने पर Z1 में क्या चेंज हो रहा है, Z11 में क्या चेंज हो रहा है, लैम्डा में क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको रेशियो लेना और जिससे कैलकुलेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ऑन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ऑन Z1, Z11 and lambda। कैसे निकालेंगे, चलिए बताता हूं। तो यहां पर पहले एक दो पॉइंट्स और है। एन स्टार, एन स्टार को अभी हमने कैसे फाइंड आउट किया था, एन अपॉन वी, एन अपॉन वी। इसको अब मैं थोड़ा अलग तरह से, इसको हम प्रेशर और टेम्परेचर से भी रिलेट कर सकते हैं। इसको प्रेशर और टेम्परेचर से कैसे रिलेट कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां पर एन, वी को मैं लिख सकता हूं एन आर टी बाई पी, ठीक है। और ये जो एन है, नंबर ऑफ मोल्स, ये कैसे आता है, एन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ऐसे ही आता है। तो ये एन से एन कैंसिल आउट हो गया। और ये जो आर है, आर डिवाइडेड बाय एन है, इस एन को इसके नीचे लेके आ जाए तो क्या आ जाएगा, पी बाई के टी, जिस के को हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो एन स्टार इक्वल्स टू पी बाई के टी। तो यहां पर एन स्टार आप वॉल्यूम से फाइंड आउट कर रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल से फाइंड आउट कर रहे हो, यहां पर हम प्रेशर और टेम्परेचर से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये डेटा पर बेस्ड है, कुछ नहीं। अगर प्रेशर टेम्परेचर दे रखा तो आप यहां से एन स्टार निकाल सकते हो, और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। राइट नाउ हम चाहते हैं कि सारे पैरामीटर्स को हम प्रेशर टेम्परेचर की टर्म में पुट कर दे, तो एन स्टार को तो आप पी बाई के टी लिख सकते हो। अब यू रिलेटिव की मैं, यू एवरेज की अगर मैं बात करूं तो यू एवरेज क्या होता है, फॉर्मूला 8 आर टी बाई पाई एम। एम कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, तो ये जो यू एवरेज है ये आप कह सकते हो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब Z1 की मैं बात करता हूं, तो Z1 के जो फॉर्मूले में है √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, ये सब तो कांस्टेंट है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है। यू एवरेज की टर्म आएगी जो कि स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एन स्टार पी बाई टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर Z1 जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन √T, यानी प्रेशर और टेम्परेचर के साथ वो इस तरह से वेरी कर रहा है। Z11 में क्या होगा, बाकी सारी टर्म्स वही है, ये सब आप लिख लीजिए, अपने आप समझ सकते हो। Z11 में कहाँ चेंज आता है, एन स्टार का स्क्वायर हो जाता है, बाकी यू एवरेज ही आता है वहां पर। तो Z11 जो है √T पी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी लिख रहा हूं इसीलिए के को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं। तो Z11 जो होगा वो हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 3/2। और जहां तक हम लेमडा की बात करें तो लेमडा में तो यू एवरेज की तो टर्म है ही नहीं, केवल डिनोमिनेटर में एन स्टार की टर्म है, तो लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिनोमिनेटर में एन स्टार है तो टी अपॉन पी। देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी नॉर्मल वे में सोचो, इस फॉर्मूले से मत सोचो। जनरल आपको क्या लगता है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या फील आता है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स, यस बढ़ेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि स्पीड बढ़ रही होगी तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स भी बढ़ रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, पहले तो इन फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है
P कांस्टेंट है और टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, मतलब डिनोमिनेटर की टर्म बढ़ा रहे हो, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस Z1 डिक्रीजेस। इवन अगर हम बात करें Z11 की तो वो भी डिक्रीज हो रहा है, Z11 भी डिक्रीज हो रहा है। हाँ, लेमडा जरूर बढ़ रहा है, लेमडा जरूर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो क्या और कुछ भी चेंज हो रहा है? यस, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम चेंज हो, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो कंटेनर का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। यानी ऐसा सोचो एक कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है, कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है, तभी क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ रही है, मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ रही है। इसीलिए नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ नहीं रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलिजन्स कम हो रहे हैं। ऐसा इसलिए भी मैं कह सकता हूँ क्योंकि टेम्परेचर को अगर आपने 4 टाइम्स किया तो वॉल्यूम 4 टाइम्स हो जाएगा, टेम्परेचर को 4 टाइम्स किया तो वॉल्यूम 4 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन स्पीड जो है वो 4 टाइम्स नहीं, वो केवल 2 टाइम्स होगी स्पीड, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जितनी स्पीड नहीं बढ़ी उससे ज्यादा क्या बढ़ गया? वॉल्यूम बढ़ गया। इसीलिए नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ नहीं रहे, नंबर ऑफ कॉलिजन्स कम हो रहे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, हाँ याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाने पर Z1 Z11 कम होंगे और लेमडा बढ़ेगा। और लेमडा क्यों बढ़ेगा? सीधा सीधा आप कह सकते हो क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो लेमडा भी बढ़ेगा। लेमडा के लिए तो बड़ा सिंपल सा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो लेमडा बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो लेमडा कम होगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लेमडा भी कांस्टेंट रहेगा। हाँ, लेकिन यही आप टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आप देखोगे, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो Z1, अब यहां पर Z P की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? T। तो Z1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, Z11 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगेन ये भी √T, इसकी जगह T लिख दिया तो T²/T⁻3/2। और जहां तक हम लेमडा की बात करें, लेमडा क्या था? T/P, और P की जगह T लिख दिया तो लेमडा क्या आ गया? कांस्टेंट। जैसा अभी मैंने कहा ही था, वॉल्यूम कांस्टेंट तो लेमडा भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, इस कंडीशन पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम Z1 इंक्रीजेस, Z11 इंक्रीजेस, बट लेमडा क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, टेम्परेचर 4 टाइम्स कर दिया, 8 टाइम्स कर दिया, वॉल्यूम 2 टाइम्स कर दिया, मोल्स चेंज कर दिया, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो फॉर्मूले याद रखिए, रेशियो आपको लेना होगा, रेशियो लेकर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, इजीली आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, two containers A and B contains equal mass of neon and argon respectively. Ratio of volume is 3:1 and temperature is 600 Kelvin and 400 Kelvin respectively. Given sigma of neon multiplied by 2 equals to sigma of iron.
आयरन का जो आर्गन का जो सिग्मा है वो नियोन के सिग्मा का जस्ट डबल है। और इन दोनों के एटॉमिक मासेस भी मैं बता दूं, नियोन का एटॉमिक मास 20 और आर्गन का एटॉमिक मास होता है 40। फाइंड रेशियो ऑफ मोल्स, सब A:B में ही करना है। रेशियो ऑफ मोल्स इन कंटेनर A:B। सेकंड, रेशियो ऑफ N स्टार। थर्ड, रेशियो ऑफ प्रेशर। रेशियो ऑफ ह्यू एवरेज। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर मोल। रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी। रेशियो ऑफ UMPS, रेशियो ऑफ Z1, रेशियो ऑफ Z11 एंड रेशियो ऑफ लैम्डा। वॉल्यूम 3:1 के रेशियो में है। टेम्परेचर 600 400 केल्विन। मास इक्वल है आई थिंक आसान है। आंसर्स मैं बता देता हूँ 2:1। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। कंटेनर ए, कंटेनर बी, 40 ग्राम मान लीजिए, इसका भी 40 ग्राम है, इक्वल मास है, इसका भी 40 ग्राम मान लेता हूँ, लेकिन इसके मोल्स आ जाएंगे 2 मोल्स और इसका
1 मोल। देन रेशियो ऑफ n स्टार, n डिवाइडेड बाय v, n डिवाइडेड बाय v, तो इसके तो 2 मोल है तो ट्वाइस n है, इसका n है, लेकिन वॉल्यूम भी अलग अलग है, तो यहाँ पर ट्वाइस n है, यहाँ पर n है। वॉल्यूम का रेशियो 3:1। AC का रेशियो लेना है तो इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, Na कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 2/3। प्रेशर का रेशियो निकालना है, PV = nRT लगा दीजिए। अब मैं आंसर लिख रहा हूं, PV = nRT से आ जाएगा, या P/KT से भी निकाल सकते हैं, n स्टार = P/KT, क्योंकि n स्टार का रेशियो पता है। खैर बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ये प्रेशर का रेशियो आई थिंक आ रहा है 1:1। प्रेशर का रेशियो 1:1। U एवरेज का रेशियो, अब U एवरेज टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और मॉलिक्यूलर मास पर, इसको हटा रहा हूं। तो U एवरेज जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंटेनर का टेम्परेचर 600 डिवाइडेड बाय 20 मॉलिक्यूलर मास, दूसरे का टेम्परेचर 400 डिवाइडेड बाय 40, ये कितना आ गया 30, ये कितना हो गया 10, √30/10, मतलब रेशियो लेने पर दोनों स्क्वायर रूट में चले जाएंगे, 30/10 √3:1। काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, पर मोल का फॉर्मूला तो होता है 3/2 RT। ये केवल किस पे डिपेंड करी, टेम्परेचर पर। जिसका टेम्परेचर ज्यादा 1 मोल उसी की काइनेटिक एनर्जी 1, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसी के 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये किस रेशियो में आ जाएगा, टेम्परेचर किस रेशियो में है 3:2, तो ये भी 3:2 के रेशियो। ये भी 3:2 के रेशियो में। और टोटल काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो इसको और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर अब n वाली टर्म और आ जाएगी, तो मोल्स यहां पर इसके ज्यादा है, तो हाँ 3:1। जहां तक हम बात करें U एवरेज और UMPS, इनका रेशियो सेम होगा, तो इसका आंसर √3:1 ही है। इनके आंसर्स में लिख देता हूं 1:2√3, 1:3√3, और इसका आंसर 6:1। सिग्मा दे रखा है, उसको पुट कर दो, आ जाएगा। तो दिस इज अबाउट नंबर ऑफ बाइमोलिकुलर कॉलिजन्स, कितने कॉलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर का एक पार्ट जो है, चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है, आइडियल गैस। इसी चैप्टर का एक और दूसरा पार्ट है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, तो आइडियल गैस और सेकंड है रियल गैस। तो नेक्स्ट क्लास में हम रियल गैस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।